हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रज्ञाता। ठीक है, प्रज्ञाता के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रज्ञाता का एक मैं बैकग्राउंड बता दूं। प्रज्ञाता जो है आपका शुरू कहां से हुआ, इसको अगर हम ट्रेस बैक करने की कोशिश करें तो हमने कोविड का टाइम देखा, जहां पर लॉकडाउन लगा, सभी लोग अपने घरों में लॉक हो गए और एजुकेशन भी हमने देखा उसे अपना पैटर्न चेंज करना पड़ा। एजुकेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर स्विच हो गई। बेसिकली हम डिजिटल जो आपका एजुकेशन मोड है उसकी तरफ ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि उस समय की जो रिक्वायरमेंट है वो यही थी। ठीक है, अब ये भी जरूरत महसूस हुई कि ठीक है, एजुकेशन ने अपना पैटर्न तो चेंज कर लिया है, लेकिन डिजिटल मैटर जो है ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आपके जो डिजिटल कंटेंट या डिजिटल एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन मोड जो आपका चल रहा है, उसी के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस आपकी बताई गई, किसमें? प्रज्ञाता में। तो देखेंगे इंट्रोडक्शन अगर आप, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि जो आपकी MHRD है, जिसे अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी एक गाइडलाइंस इशू करी थी। किसके लिए? डिजिटल एजुकेशन के लिए, जिसे हम प्रज्ञाता के नाम से जानते हैं। और ये प्रज्ञाता क्या है? ये एक तरह का एक्रोनेम है। ठीक है, एक्रोनेम है किसके लिए? यहाँ पर ये जो हर अल्फाबेट है ना, ये हर अल्फाबेट स्टेप को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें आपके कितने लेटर्स हैं? आपके 8 लेटर्स हैं। तो यहाँ पर 8 स्टेप्स होंगे ये, और हर स्टेप के बारे में भी हमें यहाँ पर जानना है। ये गाइडलाइंस कब रिलीज की गई थी? 14 जुलाई 2020 को रिलीज की गई थी। और किसने प्रिपेयर की है? NCERT। यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक तो प्रज्ञाता जो गाइडलाइंस है वो किसने रिलीज करी? MHRD ने करी है। कब करी है? 14 जुलाई 2020 को करी है। और किसने बनाई है ये गाइडलाइंस? NCERT ने बनाई है। ठीक है, दीज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको फोर्सफुली आपको मनवाया जाएगा। ये एडवाइजरी है। बेसिकली आपको डिजिटल एजुकेशन में इन सारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए गाइडलाइंस में ये जो 8 स्टेप्स है ये क्या है? P फॉर क्या है आपका? P फॉर है आपका प्लान। ठीक है, R फॉर है आपका रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y से आपका याक है। ठीक है, और याक रिप्रेजेंट करता है किसको? टॉक को। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन Y रिप्रेजेंट्स टॉक। ठीक है, Y स्टैंड फॉर टॉक, ये आप ध्यान में रखिएगा। Y याक यानी कि टॉक। असाइन, फिर T से ट्रैक है और A से अप्रिशिएट है। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी सब दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए प्लान यानी हम बात कर देते हैं प्लान की, यानी कि योजना। फिर आपका रिव्यू यानी समीक्षा। फिर व्यवस्थित करना मतलब अरेंज। फिर आपका क्या आ जाएगा? गाइड। फिर जी के बाद आपका आ जाएगा वाई जो याद था यानी टॉक, बातचीत। फिर ए आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर आ जाएगा पता लगाना यानी कि आपका आ जाएगा इसमें टी, ट्रैक करना। और प्रशंसा करना मतलब एप्रिशिएट। ठीक है, तो ये प्रज्ञाता की फुल फॉर्म जो थी वही आपके हिंदी में स्टेप्स है। चलिए अब हम देख सकते हैं, ये आपके जो प्रज्ञाता की ओरिजिनल फाइल है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ताकि आप इसे और डिटेल में समझ सके। वैसे आपके MCQ कहाँ से बनेंगे, आपके पेपर में कहाँ से आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट मैंने इस आपकी वीडियो में कवर पूरा कर रखा है। पर फिर भी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये आपका जो है ये भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही लिया गया है। ये सारे आपके प्रज्ञाता के 8 स्टेप्स है, हिंदी में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कोविड-19 के दौरान जो है, जब ये पेंडेमिक आया तो एजुकेशन जो है स्विच हो गई थी आपकी डिजिटल मोड पर। अब यहाँ पर देखा गया कि ठीक है, आपने डिजिटल मोड पे आपने स्विच तो कर दी है एजुकेशन। आप जो है बच्चों को डिजिटली वीडियोस भेज रहे हैं, या फिर आप उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू ही होमवर्क भेज देंगे, काम दे देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद वो फैसिलिटी ही नहीं है कि वो डिजिटली जो एजुकेशन है उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहचान की गई, 6 कैटेगरीज बनाई गई, और उनको हम देखेंगे 6 तरह की कैटेगरीज इन्होंने क्या बनाई। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका। तो सबसे पहली कैटेगरी जो इनकी थी वो ये थी, जहां पर ऐसे घर हैं जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन है, उसमें 4G इंटरनेट कनेक्शन भी है, इसके अलावा उनके पास टीवी, केबल टीवी कनेक्शन वगैरह भी है। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई, ऐसे घर जिनके पास स्मार्टफोन है और 4G नेटवर्क है। तीसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई, जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन लिमिटेड 3G और 2G डेटा है, या इंटरनेट तक उतनी एक्सेस नहीं है। पहले हम करवाते थे ना, केवल आप एक वो कुछ जीबी का जो है आप रिचार्ज करवा लेते। आजकल आप देखो कि थोड़ा और एडवांस हो गया है, तो सभी के घरों में क्या रहने लगा है? वाईफाई रहने लगा है ना। तो वाईफाई से तो आपकी अनलिमिटेड सप्लाई हो जाती है, अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। लेकिन काफी घरों में ऐसा है कि स्मार्टफोन जो है उसमें भी एक लिमिटेड रिचार्ज होता है, तो उनके पास
जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो लिमिटेड टाइम के लिए। फिर चौथी कैटेगरी इन्होंने बनाई जहां पे टेलीविजन सेट है उनके पास और उनके पास केबल कनेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम टेलीविजन के थ्रू भी तो टेलीकास्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ कैटेगरी इन्होंने बनाई, रेडियो सेट है जिनके पास और एक बेसिक मोबाइल फोन है विद एफएम। और सिक्स्थ कैटेगरी इन्होंने बनाई जिनके पास किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस नहीं। तो हमने अब ये 6 अलग अलग तरह की कैटेगरीज देखी, तो अब सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। तो ये जो डिजिटल एजुकेशन पे हम स्विच कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट स्कूल्स पर, स्टूडेंट्स पर और जो डिफरेंट हमारी जो हाउस होल्ड पर पड़ रहा है, इसी के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपना डिजिटल इंडिया कैंपेन, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन होना है ना एजुकेशन का, फ्रॉम ऑफलाइन टू डिजिटल एजुकेशन, इसी के लिए लॉन्च किया गया एक डिजिटल इंडिया कैंपेन। प्रज्ञाता की जो गाइडलाइंस है ना, ये किस लिए प्रमोट की गई कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय मिनिमाइजिंग द अननेसेसरी स्क्रीन टाइम। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चे का, लेकिन अननेसेसरी स्क्रीन टाइम भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा जो है दिन भर पूरी क्लासेस ही ले रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि उससे उसकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा। हमें क्या करना है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है। तो हम क्या करेंगे, गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो जो है डिजिटल एजुकेशन को हम एक इफेक्टिव मैनर में बच्चे तक पहुंचा पाएंगे, जहां पर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी हेल्थ को भी नुकसान ना हो, ठीक है। आगे जो है आपकी प्रज्ञाता गाइडलाइंस की किसके लिए डिजाइन की गई है, वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट करने के लिए। बेसिकली स्टेक होल्डर्स कौन हुए, हितधारक कौन हुए, भाई एजुकेशन के थ्रू आप किस किस के साथ डील कर रहे हो, आप स्कूल हेड्स के साथ डील कर रहे हो, टीचर्स के साथ डील कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हो, टीचर एजुकेटर्स के साथ जो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं ना, उनके साथ भी डील कर रहे हो, स्टूडेंट्स के साथ तो डील कर ही रहे हो। तो इन सब के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस होती है, ठीक है। अभी हम गाइडलाइंस पे देखेंगे, सभी के लिए गाइडलाइंस है यहाँ पे। गाइडलाइंस एम्फेसाइज द यूज ऑफ द एनसीईआरटीज ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। अब देखिए आपको याद होगा कि जो एग्जाम्स हुए थे या फिर जो आपके बोर्ड्स वगैरह में भी कोर्स रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है, कोविड के टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्कूल्स बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई है, ऑनलाइन मोड में हुई है। तो एनसीईआरटी ने वहां पर क्या किया था, एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो है उस समय बनाया था, जिसमें बच्चों का कोर्स रिड्यूस किया गया, ये अन्य तरह की एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड की गई। और गाइडलाइंस में ये एम्फेसाइज किया गया, ये जोर देके कहा गया कि जो एनसीईआरटी ने भाई अलग से जो एक एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों के लिए बनाया है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, विद बोथ लिमिटेड एंड फुल एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस। मतलब सभी लर्नर्स, और ये सभी लर्नर्स के लिए था, क्योंकि कुछ लोगों के पास फुल एक्सेस है डिजिटल डिवाइसेस के लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है, तो सभी को बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लेकर आई थी, ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर लेकर आई थी। अब देखिए, it advises schools to survey the digital infrastructure available to teachers as well as the students, the level of parental involvement before deciding on the mode of teaching। और स्कूल्स को क्या एडवाइस दी गई, स्कूल को यह सलाह दी गई कि पहले डिजिटल मोड पे जाने से पहले अपने एरिया में सब चेक कर लो कि जिन स्टूडेंट्स के साथ आप डील कर रहे हो उनका पेरेंट्स जो है उनको कितने सपोर्ट करेंगे, उनके पास प्रॉपर डिवाइसेस हैं या नहीं, वो किस तरीके से कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना मोड ऑफ टीचिंग जो है आप डिसाइड कीजिए। कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपके स्कूल में ज्यादातर बच्चे, या ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट ऑल बच्चे जो हैं आपके पास स्मार्टफोन वगैरह उनके घर में फैसिलिटीज हैं, तो भाई आप क्लासेस जो है स्मार्टफोन्स वगैरह पे दिला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी एरिया का स्कूल है जहां पर बच्चों के पास डिजिटल डिवाइसेस के लिए उतना एक्सेस नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव मोड्स ढूंढेंगे। भाई टीवी पे भी एजुकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, रेडियोस पे भी आते हैं, आप कुछ और तरीके से जो है बच्चों तक वो डिजिटल कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मोड ऑफ टीचिंग आप किसके बेसिस पर डिसाइड कीजिए, पहले आप सर्वे कीजिए कि आपके एरिया में क्या चीज जो है वर्क करेगी, और उसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ टीचिंग डिसाइड कीजिए। अब 2 टाइप्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग होती है, पहली है सिंक्रोनस और दूसरी है एसिंक्रोनस। इस वर्ड को हम आईसीटी में कई बार देख चुके हैं। तो सिंक्रोनस यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे जो जिन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसी समय प्रेजेंट है, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग होगी, इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, तुरंत रिप्लाई होंगे, तो उसी समय जो है कम्युनिकेशन वहां पर कंप्लीट हो जा रहा है। एसिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है, एसिंक्रोनस लर्निंग में अभी मैंने मान लो कंटेंट आपको दिया, अब आप इसे कभी किसी और समय पे देख रहे हैं, उसके बाद आपने अपना डाउट मुझे मान लो व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, और मैं अपने समय के अकॉर्डिंग जब मैं उसे देखूंगी तब मैं आपको रिप्लाई करूंगी, यानी एक ही समय पे जो 2 लोग हैं उनका कम्युनिकेशन जिनके बीच में हो रहा है वो एक ही समय पे प्रेजेंट नहीं, ठीक है, तो वो एसिंक्रोनस में आ जाएगा। तो सिंक्रोनस के लिए यहाँ पर क्या क्या है, सिंक्रोनस के लिए ऑनलाइन टीचिंग थ्रू वीडियो, ठीक है, जैसे कि कोविड के टाइम पे हम देख ही रहे थे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, टीचर भी बैठी है, बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पे जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, और वहां पर क्या हो रही है, क्लासेस चल रही है। या ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, सैटेलाइट या टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के थ्रू हो सकती है। एसिंक्रोनस में क्या हो सकता है, लेसन आपने रिकॉर्ड कर दिए
और आपने बच्चों को भेज दिया, बच्चे बाद में देख लेंगे, या फिर रेडियो पे या टीवी पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो पहले से ही रिकॉर्ड किए गए हैं, उनको वहां पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें किस पे आ जाएगी, एसिंक्रोनस लर्निंग में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी है, आप चेक कर सकते हैं। सिंक्रोनस को तुल्यकालिक कहते हैं और एसिंक्रोनस को अतुल्यकालिक। फिर आप देखिए स्टेप्स क्या है डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्लान, सबसे पहले जब हम प्लान की बात कर रहे हैं तो ये प्लान क्या है, प्लान मतलब योजना बनाना। टीचिंग में प्लानिंग करते वक्त आप क्या करोगे, किस किस चीज के बारे में ध्यान दोगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, किन बच्चों के साथ आप डील कर रहे हो, उनका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, ठीक है, उनकी एज लेवल क्या है, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो, आपको क्या चीज कंटेंट पढ़ाना है, पेरेंट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट कितना है। इस तरीके की चीजें जो है आपको सब पहले से ही प्लान करनी होती है। ठीक है, आप कौन सा टीचिंग मेथड वहां पर यूज करोगे, किस तरह की एक्टिविटीज कराओगे, कितने मिनट की आपको क्लास लेनी है, किस तरीके से असेसमेंट करोगे उनका, ये सारी चीजें प्लानिंग फेज में आ जाती है। फिर दूसरा आपका आता है रिव्यू। ठीक है, रिव्यू मतलब इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर ऑनलाइन क्लास। आपने ये तो सोचा है कि मुझे ऑनलाइन क्लास में ये कंटेंट पढ़ाना है, ऐसे कराना है और इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन अब आपको ये भी तो चेक करना है, आप इंश्योर करोगे कि जो भी आपने सोचा है ये टूल्स आपके पास मौजूद हैं या नहीं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं या नहीं। ठीक है, क्लास की ड्यूरेशन, आपके पास टाइम है नहीं है आपके पास इतना, आप किस टाइम पे लेने वाले हो, सारे बच्चे उस समय अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी चेक करनी पड़ती है, असेसमेंट मेथड्स भी देखने पड़ते हैं, तो ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसको आप रिव्यू वाले फेज में क्या करोगे, चेक करोगे। तीसरा है अरेंज। अरेंज का मतलब क्या है, अब आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लान तैयार है, आपने रिव्यू कर लिया, आपके पास टूल्स भी सारे अवेलेबल है, रिसोर्सेज भी सारे अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, इन सब चीजों को सिक्वेंशियली अरेंज कर लिया कि आपकी वीक में कितनी क्लासेस होने वाली हैं, कितने टाइम की होने वाली हैं, वो शेड्यूल पूरा जो है अब आप बच्चों के साथ पूरा शेयर कर लोगे, आपने सारी चीजें अरेंज कर ली। फिर आप क्या करोगे, गाइड करोगे। गाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबको आपको बताना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन फेज में आपकी जो टीचिंग वगैरह चल रही है, जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें बच्चों को गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, बीच बीच में इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट लेना हुआ, पेरेंट्स को भी चेक रखनी चाहिए। क्या होता है, कई बार बच्चे क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके कुछ पॉपअप हुआ, क्योंकि इंटरनेट तो लगा ही हुआ है, कुछ पॉपअप हुआ, उस समय वो क्या करेंगे, सीधे उस पर स्विच कर जाएंगे, क्लास छोड़ के क्या देखने लग गए, कोई और ही चीज देखने लग गए। बच्चों के हाथ में मोबाइल देना जरूरी हो गया है क्लास के लिए, लेकिन कई बार ऐसा है कि पेरेंट्स जो है मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं कि भाई बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर ना भटके या कोई गलत सलत चीज ना देखें। लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन या इस तरह की चीजें या डिवाइसेस देना जरूरी भी हो गया, तो यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बच्चा जो है पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही कर रहा है। तो यहाँ पर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो वो गाइडेंस जो है आपको समय समय पर देनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को भी पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म्ड रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर है आपका ये टॉप। ठीक है, या टॉप, टीचर शुड कम्युनिकेट क्लियरली विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द गाइडेंस फेज। अब ये जो सलाह दे रहे हैं उस समय जो बातचीत होनी है, जो टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो आपको कम्युनिकेशन करना है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। हर चीज के बारे में पेरेंट्स को अवगत कराइए, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपकी क्लासेस जो होने वाली है उसके बारे में पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म रखना जरूरी है कि क्या शेड्यूल है। ठीक है, जब तक बीच में बातचीत नहीं होगी इन सबके, तब तक जो है यहाँ पर ये प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। फिर है आपका असाइन। टीचर शुड असाइन ग्रुप एक्टिविटीज और इंडिविजुअल असाइनमेंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। अब क्या करना चाहिए, टीचर को आपने पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटीज भी करवानी है। आप इंडिविजुअल असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज और कितने टूल्स अवेलेबल हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना, आपको बच्चे को इन्वॉल्वमेंट भी तो चाहिए, तभी तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको एक्टिविटीज वगैरह भी यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। फिर है आपका ट्रैक। हम कोई भी काम करते हैं तो वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी हमें एक ट्रैक रखनी पड़ेगी, चेक करते रहना पड़ेगा। तो टू मेंटेन स्टूडेंट एंगेजमेंट इन वर्चुअल क्लास, टीचर शुड ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड असाइनमेंट्स थ्रू सुटेबल मीन्स। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये वन वे कम्युनिकेशन हो कि आपने बस यहाँ से लेक्चर पढ़ाया और
बच्चों को आपने बस कंटेंट भेज दिया और सिर्फ साथ में होमवर्क देते गए। आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो टीचिंग आप यहाँ से वर्चुअली करवा रहे हो, जो आप ऑनलाइन मोड में बच्चे को डिजिटली कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, बच्चा उसको स्टडी कर भी रहा है, बच्चा यहाँ पर सीख भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, असेसमेंट करोगे। तो यहाँ पर बच्चे की प्रोग्रेस का ट्रैक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे को बीच बीच में चेक भी करते रहना पड़ेगा थ्रू असाइनमेंट, थ्रू असेसमेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट जो कि एक तरीके का फीडबैक कह लीजिए, रीइंफोर्समेंट कह लीजिए, क्योंकि प्रेज और मोटिवेशन बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अब बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने आपकी सारी वर्चुअल क्लासेस अटेंड करी हैं, बच्चा समझ भी रहा है टॉपिक को, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है असेसमेंट्स में भी। आप उसे क्या करोगे, आप उसे मोटिवेट करोगे, आपसे प्रेज दोगे, आप उससे एप्रिसिएशन दोगे, जिससे कि बच्चा जो है आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेटेड रहे। तो ये आपके 8 स्टेप्स हैं प्रज्ञाता के, ठीक है। अब गाइडलाइंस फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, देखो गाइडलाइंस पे आते हैं हम। तो बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस बताई गई है, हम इंपॉर्टेंट चेक कर लेंगे कि मेन चीजें क्या बोली गई। तो जैसे स्कूल हेड्स और टीचर्स, जो आपके स्कूल के हेड्स होते हैं, प्रिंसिपल कह लीजिए, हेडमिस्ट्रेस कह लीजिए, और जो टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन दी गई। सबसे पहली गाइडलाइन तो दी गई है नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको आपको पढ़ाना है, उनके पास कितनी आईसीटी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वही जो हमने बात करी, उनके पास स्मार्टफोन है या नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं, या वो डिजिटल कंटेंट किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो अपनी टीचिंग को प्लान करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनफॉर्मल सर्वे करना होगा। फिर दूसरी गाइडलाइन क्या है, कंसर्न्स अबाउट प्लानिंग ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन सच एज ड्यूरेशन, स्क्रीन टाइम, इंक्लूसिवनेस, बैलेंसिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये कंसर्न यानी चिंता आपको रखनी चाहिए किसकी, कि ऑनलाइन जब आप मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे तो आप कितनी ड्यूरेशन का करवाएंगे, बच्चे को कितनी देर के लिए मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर स्क्रीन टाइम या एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए तो प्रॉपर देखिए आपके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई है कि जैसे कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए 30 मिनट से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है। यहाँ पर भी जैसे कि हमने प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए बताया ना, किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल, सिर्फ 30 मिनट्स का जो है आपका स्क्रीन टाइम होगा पर डे पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के साथ कहने का मतलब है कि जब प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है मोबाइल के सामने बैठेंगे तो उनके पेरेंट्स साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइन रखी गई है, 30 मिनट का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 30 मिनट की क्लास होगी, प्लस पेरेंट्स भी साथ में बैठेंगे। क्लासेस 1 to 12 के लिए क्या कहा गया है, क्लासेस 1 to 12 के लिए कहा गया है कि एनसीईआरटी ने जो अपना ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर दिया है उसको अडॉप्ट करना है। क्लास 1 to 8 के लिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग मे बी अंडरटेकन फॉर नॉट मोर देन 2 सेशंस। तो वो जो है आपके सिर्फ एक दिन में 2 सेशन हो सकते हैं, वो भी एक सेशन आपका 30 to 45 मिनट्स का होगा, ठीक है। और अगर हम क्लास 9 to 12 की बात करें तो यहाँ पर भी सिंक्रोनस लर्निंग की जो बात की गई है, इसमें भी 4 सेशंस बोले गए हैं, वो भी आपके 30 to 45 मिनट से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं आपके अलग डिफरेंट क्लासेस के लिए, कितने मिनट का आपका स्क्रीन टाइम होगा, कितने मिनट के सेशंस लिए जा सकते हैं, और प्री प्राइमरी के लिए पेरेंट्स का साथ होना जरूरी है। इसके अलावा बताई गई है कि मॉडलिटीज ऑफ इंटरवेंशन इंक्लूडिंग रिसोर्स क्यूरेशन एंड लेवल वाइज डिलीवरी। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आप अपनी पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से क्यूरेट करें। मतलब डिजाइनिंग आपको इस तरीके से करनी है, आपको अपने क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो रिसोर्सेज क्यूरेट करने पड़ेंगे। मतलब देखने पड़ेंगे कि आपको किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करना है, और लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, लेवल वाइज ही आपको जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करना है। साइबर सेफ्टी आपको चेक करनी है, हैकिंग हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है बच्चे कुछ ऐसा क्लिक कर दे जिससे कि कुछ अकाउंट से अगर मतलब पैसे वैसे अगर विड्रॉ हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो इस तरह की चीजों को पे रोक लगाने के लिए या किसी अननेसेसरी साइट पे बच्चे ना चले जाएं या स्विच ना हो जाएं, इसके लिए क्या चाहिए, साइबर सेफ्टी चाहिए। तो साइबर सेफ्टी के सारे जो प्रिकॉशंस हैं, यहाँ पर जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। इसके अलावा टीचर प्रिपरेशन, द फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर प्रिपरेशन फॉर अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब टीचर को भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जो डिजिटली जो डिलीवर करना है कंटेंट, उसको यूज करने के लिए टीचर की प्रिपरेशन होनी चाहिए। कि मतलब अगर गूगल मीट से क्लास लेनी है तो गूगल मीट कैसे चलाना है, वो सब चीजें टीचर को आनी चाहिए। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हम ऑनलाइन पे स्विच हुए थे तो बहुत सारे टीचर्स जो थे वो इसके साथ यूज टू नहीं थे, है ना। गूगल मीट पे, जूम पे किस तरीके से क्लासेस ले, बहुत सारे लोगों को सीखना पड़ा। तो ये टीचर की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है कि डिजिटली जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है उसको आप चलाने में एफिशिएंट। और सेकंड जो है इसमें कहा गया है
is to use digital medium to keep abreast of new development in education फॉर देयर ओन प्रोफेशनल ग्रोथ। इसके अलावा डिजिटल मीडियम इसलिए भी सीखना जरूरी है क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आने वाला समय तो देखिए आपका ब्लेंडेड लर्निंग का ही है। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स चलेंगे, ठीक है। आपको कुछ चीजें ऑनलाइन मोड में भी यहाँ पर लानी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक टीचर को अगर जो है अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम जो है उसके साथ भी आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, आपको वो चीजें सीखनी ही पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस क्या है, तो देखिए पेरेंट्स को एक तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहे। क्या हो गया था, कोविड के टाइम पे भी बच्चे सब लॉक हो गए थे, हर समय देखिए उन्हें क्या करना है, घर में ही रहना है, खेलने के लिए बाहर जा नहीं सकते। एक स्कूल है जहां वो अपने दोस्तों से मिलते थे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते थे, लेकिन अब वो भी जो है घर में ही हो रहा है, घर में ही आपको स्क्रीन पर बस खाली लेसन लेने हैं। तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। तो पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहना है, जिससे कि बच्चे को अगर कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो पेरेंट्स को पता हो। और सेफ्टी मेजर्स लेने हैं बच्चों के लिए, और टीचिंग और लर्निंग में इन्वॉल्व भी होना है। तो इन सभी चीजों के ऊपर पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। फिर अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बोले तो स्टूडेंट को क्या करना है, बैलेंस्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि सारा समय क्या है स्क्रीन पर ही लगे हुए हैं, सारा समय जो है मोबाइल या वीडियो गेम्स में ही लगे हुए हैं। आपको ऑफलाइन एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान देना है। फिर इसके अलावा सेकंड बताया सेफ्टी एंड एथिक्स रिलेटेड टू प्रिकॉशंस। तो बच्चे भी जो है ना इक्विप्ड होने चाहिए, यानी कि उनको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में। इधर उधर अगर कोई चीजें ऐसी पॉप हो रही हैं तो उनको हम क्लिक ना करें, हम ऐसी वेबसाइट्स पे ना जाए जो बहुत लुक्रेटिव लग रही होती है ना, वो लालच दे रही होती है और हम उस पर स्विच कर जाते हैं और फिर क्लिक करें तो कभी हैकिंग हो रही है, कोई वायरस आ जा रहा है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी बच्चों को भी आपको बताना पड़ेगा, बच्चे ध्यान दें, तभी जो है सेफली वो डिजिटल मोड पे जो एजुकेशन है उसका लाभ उठा पाएंगे। फिर एथिक्स पता होने चाहिए थोड़े नेट वगैरह को यूज करने के। सपोर्टिंग ऑनलाइन लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये जो CWSN की हम बात कर रहे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए भी हमें ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल जो है प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। अब इनके लिए ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल कैसे तैयार होगा, जैसे अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो उनके लिए आपको ऑडियो कंटेंट जो है प्रॉपरली रेडी करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट है कोई, तो वहां पर आप साइन लैंग्वेज में लेसन्स को अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको स्पेशली क्यूरेट करनी पड़ेंगी उन बच्चों के लिए, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, और फिर उनके साथ कंटेंट शेयर करना होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी में भी बता ही रही हूँ वैसे, और जो आपको PDF मिलेगी उसमें मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगी इसे। अब देखिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ जब हम डिजिटल एजुकेशन में बात करते हैं तो उसमें एक और टर्म आपका आता है एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स। एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है आपके फिटनेस में, आपको प्रभावित करता है। तो ऐसे एस्पेक्ट्स, आपके आसपास के ऐसे एस्पेक्ट जो आपको प्रभावित करते हैं उनको हम एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स में रखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है प्रैक्टिसेस की, पोस्चर्स की, जो एक पर्सन अडॉप्ट करता है जब वो डिजिटल डिवाइसेस यहाँ पर यूज कर रहा है। अब देखो बैठने का तरीका देखो, यहाँ पर एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। इससे क्या होगा, यहाँ बेंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उनके नेक में देखो कितनी प्रॉब्लम आने लगी। तो यहाँ पर सही बैठने का सही तरीका पता होना चाहिए। फिर कुछ डूज एंड डोंट्स जो है वो यहाँ पर रखे गए, जैसे कि आप स्विच करते रहिए, बहुत लॉन्ग समय तक जो है आप बैठकर जो है कंटेंट को मत देखा करिए। आपको क्या करना चाहिए, बहुत कुछ समय आपने जैसे बैठकर कंटेंट देखा, उसके बाद आप थोड़ा चलें, थोड़ा घूमें फिरें, उसके बाद फिर आकर बैठे, फिर अपने कंटेंट को देखें। तो मतलब लॉन्ग आवर्स नहीं होने चाहिए सिटिंग पोजीशन में, ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा जो स्टेट्स और यूटीज वगैरह है ना, उनके लिए भी अलग से गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी कि स्टेट को क्या करना चाहिए अपने राज्य में, या फिर यूटी को क्या एजुकेशन के लिए करना चाहिए अपने राज्य में, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी यहाँ गाइडलाइंस जारी की गई थी। मैंने आपको बता दिया है किस किस के लिए गाइडलाइंस आई थी। अभी तक हमने किस किस की गाइडलाइंस कर ली है, हेड स्कूल हेड्स की, टीचर्स की, फिर हमने बात करी गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, CWSN के लिए भी है, फिर आपके स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हिंदी में भी आपका कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। माता पिता के लिए दिशा निर्देश, छात्रों के लिए दिशा निर्देश, CWSN के लिए दिशा निर्देश, और डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए दिशा निर्देश, ठीक है। अब देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन एंड टीचर प्रिपरेशन। अब ये जो हमने बात करी थी ना कि आपका
डिजिटल एजुकेशन के लिए इन्होंने पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो देखिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम, पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। 17 मई 2020 को आपका ये लॉन्च हुआ था पीएम ई विद्या प्रोग्राम। और बेसिकली इसे लॉन्च क्यों किया गया था कि ये जो उस समय का जो सिनेरियो था, मतलब जो कोविड का टाइम चल रहा था और लोग सब अपने अपने घरों में बंद थे, तो उस समय भी एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए, शिक्षा अभी भी वैसे ही चलती रहनी चाहिए। उसी के लिए जरूरत महसूस की गई कि ऑफलाइन से हमें डिजिटल मोड पे स्विच होना चाहिए, और तभी लाया गया था आपका पीएम ई विद्या प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जिसमें यहाँ पर आपके बहुत सारे एफर्ट्स जो है, चाहे वो डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन, ये सारी चीजों को लेकर जो है इन्होंने इंक्लूड किया कि किस तरीके से हम एजुकेशन को डिजिटल फॉर्म में हर व्यक्ति तक पहुंचा पाए। तो इसमें देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे पहला हो गया दीक्षा हो गया, द नेशंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स यूटीज फॉर प्रोवाइडिंग क्यूआर कोडेड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल ग्रेड्स। तो बेसिकली दीक्षा जो है आपका, इसमें क्या किया गया था, आपकी बुक्स जो थी वो क्यूआर कोडेड थी। अब आप देखना किताबों के पीछे आपके हमेशा क्यूआर कोड दिए होते हैं, उसको स्कैन करेंगे ना तो आप उसका कंटेंट जो है नेट पे एक्सेस कर सकते हैं। मूक के कोर्सेज लाए गए, ठीक है। फिर आपका ई क्वालिटी कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया। दीक्षा का आपका क्या है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर है स्वयं प्रभा था आपका। स्वयं प्रभा क्या है, ये टीवी चैनल है जिस पर आपको क्लास 1 to 12 तक जो है यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, सारे एजुकेशन प्रोग्राम। ऐसे ही एक स्वयं भी है जो ऑनलाइन कोर्सेज मूक के होते हैं फॉर ओपन स्कूल एंड एनआईयूएस, वो इस पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। फिर आपके ऑन एयर रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह हुए, ठीक है। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ, क्योंकि पहले आपके रेडियो पर भी एजुकेशन प्रोग्राम्स आते थे, आज भी आते हैं, तो कम्युनिटी रेडियो कह लीजिए। सीबीएसई का एक पॉडकास्ट है शिक्षा वाणी। फिर स्पेशल ई कंटेंट जो है वो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए लाया गया। किसके साथ मिलकर बनाया गया, डेजी के साथ। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेजी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें साइन लैंग्वेज में एनआईओएस की वेबसाइट और यूट्यूब वगैरह पर जो है ये कंटेंट, ई कंटेंट अवेलेबल कराया गया। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग कराई गई आईआईटी पाल, ठीक है। आईआईटी पाल हो गई, आईआईटी पाल फॉर आईआईटी जेई एंड नीट प्रिपरेशन। तो जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग्स जो है वो प्रोवाइड कराई गई। ये आपका हिंदी में भी है। तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये प्रज्ञाता का इंग्लिश डॉक्यूमेंट है। फिर ऐसे ही आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो देखिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। आपका दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं, और यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। दीक्षा तो वैसे आपके सिलेबस में भी डिटेल में दिया हुआ है कि आपको इसके बारे में डिटेल पढ़नी है, बट और भी जो चीजें इसमें मेंशन करी हुई हैं उसके भी बेसिक पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। जैसे कि हमने टीवी चैनल की बात करी, स्वयं प्रभा, ठीक है, स्वयं प्रभा। ऐसे ही हमने स्वयं की बात करी थी, तो ये सबकी फुल फॉर्म वगैरह भी आप याद रखिए। जैसे स्वयं की है ना, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि प्रज्ञाता दिया हुआ है और उसी की जो ऑफिशियल पीडीएफ है इसमें ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए रेडियो वाहिनी जो है ये आपका कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ एनआईओएस है, ठीक है, जहां पर स्कूल ड्रॉप आउट्स और जो लर्नर्स जो होते हैं वो आपका रेडियो के थ्रू जो है वो कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सीबीएसई का पॉडकास्ट जिसकी बात हमने अभी करी थी, शिक्षा वाणी, ये आपका सीबीएसई का पॉडकास्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। वेरियस सब्जेक्ट जो है आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर अवेलेबल है शिक्षा वाणी पर। फिर आपका ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, किसकी सहायता से बना है, डेजी और ई पब, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बनाया है। टॉकिंग बुक्स है यहाँ पर, और साथ ही साथ साइन लैंग्वेज में भी यहाँ पर आपके वीडियोस अवेलेबल है। फिर ऑनलाइन कोचिंग की हमने बात की, आईआईटी पाल यानी कि आईआईटी प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो जेई एग्जाम और नीट एग्जाम वगैरह की कराई जाएगी, और किसके थ्रू करवाई जाएगी, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं उनकी हेल्प से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है, एनटीए इज अ पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ इसके थ्रू कर सकते हैं, नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीएम ई विद्या काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे बन सकते हैं आपके। तो आई होप प्रज्ञाता का ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।